खाद्य से संबंधित समस्याएं लगातार मिलती रहती हैं। आज हमारे साथ हैं इफ्को के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजवीर सिंह। आइए हम इनसे बात करते हैं कि खाद्य के संबंध में समस्याएं क्यों आती हैं और उसके सुधार के लिए क्या योजनाएं हैं। खाद्य का जो है, जो किसान हैं लाइनों में लगे रहते हैं, उनको कई कई दिन लगना पड़ता है, इसके बाद भी खाद उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठंडक में लगे रहते हैं, बारिश में लगे रहते हैं, तो आखिर चूक कहाँ पे हो रही है? दरअसल जो हमारी खेती है वो पूरे के पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में एक साथ स्टार्ट होती है और इसके लिए जो खाद की रिक्वायरमेंट होती है वो भी एक साथ में आती है, लेकिन जनपद स्तर पर इतने बड़े भंडारण की व्यवस्था नहीं हो पाती कहीं भी कि हम पूरे जिले के किसानों के लिए इकट्ठा भंडार करके रख सकें और उसको एक साथ में उपलब्ध करा दें। जो खाद का परिवहन है ये ट्रकों के माध्यम से होता है, बहुत सारी गाड़ियां लगती हैं, भारी वजन होता है, इसलिए लेबर बहुत लगती है और एक साथ इसकी पूरी व्यवस्था करा पाना एकदम से वो संभव नहीं होता है और किसान भी सारे इकट्ठे निकल कर आते हैं खाद के लिए। हर साल ही ऐसी समस्या आती है, तो क्या भंडारण के लिए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई विचार नहीं किया जाता? इसके लिए व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे हमारी सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों में जो भी किसान भाई हमारे खाद लेते हैं उनके लिए एक सुविधा है कि उनको लोन की सुविधा रहती है, तो ऐसा नहीं होता कि किसान के पास पैसे नहीं है तो खाद नहीं ले सकता। तो बेहतर ये होना चाहिए कि जो हमारे किसान भाई हैं समय से थोड़ा पहले आकर के खाद देना चालू करें, कि ये ना हो कि हमारा ट्रैक्टर हल खेत में खड़ा हो और बीज लेके हम खड़े और हम खाद लेने आए। उससे अगर हम 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना पहले अपनी क्षमता के अनुसार या जो भंडारण उनके पास उपलब्ध है उसके अनुसार यदि खाद उठाना चालू करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त हमको समय मिल जाएगा कि हम उस खाद को मंगा करके, मतलब अगर 1 महीने पहले ले लें जी तो उसको रखने में कोई समस्या तो नहीं आएगी या खराब होने की कोई चांसेस? नहीं, ऐसी कोई ज्यादा समस्या तो नहीं है। बस ये है कि जहाँ पे भंडारण करें वो अपनी खाद का, वहां पर नमी से थोड़ा बचाना चाहिए। तो कोई पन्नी, कोई त्रिपाल या पुरानी खाद की बोरियां उनको जमीन पे बिछा करके और दीवार से थोड़ा सा हटा करके किसान अपना रख सकते हैं, या कुछ किसान भाई चाहें तो जैसे भूसा जमीन पे डाल दें, उसके ऊपर फिर अपना कोई कपड़ा बिछा करके रखें। सिर्फ नमी से बचाना होता है, बाकी ऐसा कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि खाद में किसी प्रकार की कोई एक्सपायरी नहीं होती है कि इसकी उत्पादन आज हुआ है तो ये 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कभी भी केवल उसको सुरक्षित रखें, नमी से बचा के रखें, बाकी कितने भी दिनों तक रखें, जी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इस प्रकार से हमारे किसान भाई करेंगे तो सबको सहूलियत होगी, उसमें प्रशासन भी उनका पूरा सहयोग कर पाएगा, क्योंकि हम सभी जगह पर जो खाद की उपलब्धता है सुनिश्चित कर पाएंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ देश में जो खाद है वो डीएपी में तो मान के चलिए लगभग 80% हमारी विदेशों से आती है। हमारे पास कच्चा माल भी इसका नहीं होता और जो बनी हुई है वो भी हम मैक्सिमम विदेशों से मंगाते हैं। यूरिया हमारे यहाँ लगभग 30% विदेशों से आती है और उसके ऊपर जो समय लगता है आने का, क्योंकि विदेशों से आ रही है, पानी के जहाज से खाद आती है और 40 से 45 दिन तो कई बार ये होता है कि हमारे जहाज में लगते हैं, जो यहाँ पे जहाज हमारा खाद लेके आ रहा है। जो स्थिति हमारे यहाँ भंडारण की मान लीजिए जिले में है या समिति में है, उसी प्रकार की देश में भी है, तो हम पूरा खाद लाके इकट्ठा एक साथ रख भी नहीं सकते। फिर जो हमारा खाद है वो एक ऐसा सब्सिडाइज खाद है कि इसके ऊपर भारत सरकार को बहुत अधिक अपनी पूंजी खुद लगानी पड़ती है। जो हमारी सरकारी या प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं वो भी अपना खाद मंगाती हैं, तो पूरे कीमतें अदा करके अपना खाद मंगाती हैं। मान लीजिए हमने आज जनवरी में अपना खाद जिले में मंगाया, उसकी बिक्री हमको मिलेगी जाकर के जुलाई में, अगर हम डीएपी मंगाते हैं तो जनवरी से 6 महीने तक हमारा खाद रखा है। इसके ऊपर जो सब्सिडी की धनराशि है वो हमारी ब्लॉक हो जाती है। सब्सिडी हमें कब मिलती है? जब किसान पॉस में अपना अंगूठा लगाता है, उसके बाद जब वो खाद बिक्री हो गई तब सरकार सब्सिडी देती है। तो सर, सरकार नैनो फर्टिलाइजर को किसानों को यूज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चला रही है और उसको जो है एक बाध्यता के तौर पर भी दिया जा रहा है यूज करने के लिए कि आप इसको यूज करिए।
तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है कि इसको यूज करने के लिए सरकार दबाव डाल रही है या बढ़ावा दे रही है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश में हैं। जी यहाँ हमारा लगभग 60% किसान अभी भी खेती करता है और जो परंपरागत खेती हम लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन उस परंपरागत खेती में हमने जो अपने अन्न के भंडार थे वो तो भर लिए, खूब हमारा उत्पादन बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो भूगर्भीय जल है वो प्रदूषित हो गया, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो गई और हमारा उसका जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर आया है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई एक पहल की जाए। उसके लिए सरकार ने एक पहल की कि हम आत्मनिर्भर भारत में कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि हम अपने इन उत्पाद जो हमारे यूरिया डीएपी थे उसके बदले कुछ और प्रयोग कर सकें, क्योंकि हम खेती को छोड़ नहीं सकते। इसको देखते हुए इफ्को के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयास किया और नैनो फर्टिलाइजर बनाए। ये जो नैनो फर्टिलाइजर हैं, यूरिया डीएपी, ये पूरी तरह सुरक्षित हैं हमारे पानी के लिए, मिट्टी के लिए, खेती के लिए और इंसानों के लिए। तो इनका जो उपयोग है, चूंकि ये अभी बने हैं जी जी, और हम पुरानी परंपरागत जो खाद है लगभग 40 साल से अच्छा, ये जो लिक्विड खाद है, फर्टिलाइजर है, तो इसका जो बनाने का काम है तो ये भारत में ही है या विदेशों से है? ये जो है पूर्णतः स्वदेशी है और इसका जो पेटेंट है वो भी स्वदेशी हमें मिला हुआ है। ये विश्व में पहली बार जो बनाया गया है इफ्को द्वारा और हिंदुस्तान में ही बनाया गया है। अब हम इसको यहाँ से बना करके विदेशों को भेज रहे हैं, इसका निर्यात कर रहे हैं। जबकि अभी तक क्या होता था, जो हमारी यूरिया भी बनती है वो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बाहर की टेक्नोलॉजी है, हमने उसको लिया हुआ था और ये हमारी अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब भी कोई चीज नई आती है तो उसका प्रचार प्रसार होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसी इसके साथ भी है कि जो पुरानी पद्धति चली आ रही है उसको बदलवा कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में जब यूरिया का छिड़काव होता था तो लोग उसको, किसान अपने खेतों में नहीं डाल, कहते हल्दी डालते हैं या कहते क्या है वो, कैसा है? हम लोग भी जब अभी नौकरी में आए तो हमको ये पता चला कि हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग यहाँ थे नौकरी में, वो बताया करते थे कि जब खाद की शुरुआत हुई और गांव में हम लोग जाते थे ग्राम सेवक के साथ, तो रात के अंधेरे में छुप करके खाद खेत में यूरिया डाल के आते थे, गेहूं में डाल दी, उसके बाद 3 दिन बाद खेत में पहुंचते थे गांव में और पूछते थे लोगों से कि क्या कुछ खेत में अंतर दिख रहा है? तो लोग कहते थे हाँ इधर की तरफ बहुत अच्छा है, इधर हरियाली है, इधर खराब है। तो हम उसको बताया करते थे कि ये देखो ये यूरिया है ना, ये हमने डाला था तुम्हारे खेत में, फिर विश्वास दिलाने के लिए उसको दिन में डाला करते थे सामने कुछ हिस्से में। जब वो परिवर्तन आता था तो लोग हमारी बात को समझते थे। तो इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर थे, सबने मिलकर काम किया और हम अपनी हरित क्रांति पा पाए, जो हमारी पहली हरित क्रांति सन 60 में चालू हुई थी। उसी प्रकार से अभी समस्या हमारे सामने भी है। लोग नैनो उर्वरकों को जब देखते हैं तो सबसे पहले वो डरते हैं स्प्रे के नाम से। वो कहते हैं मजदूर उपलब्ध नहीं है तो हम स्प्रे कैसे करेंगे। जबकि नैनो उर्वरक यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण बचाने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने के बावजूद हमारा जो उत्पादन है वो 10 से 15% बढ़ जाता है। अच्छा, उसकी अपेक्षा में, बोरी वाली खाद की अपेक्षा में इससे उत्पादन बढ़ेगा जी। अभी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम डीएपी और यूरिया जो बोरी वाली है उसको 50% कम कर दें और उसके बदले हम इसका उपयोग करें। इसके लिए हम लोग समझाइश ये देते हैं कि हम जिस किसी फसल का भी बीज उपयोग कर रहे हैं उसमें 1 किलो बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी, ये जो नैनो डीएपी रखी है, ये पीले ढक्कन वाली, इसकी ये जो पीला ढक्कन है तो ये नैनो डीएपी जी, नैनो डीएपी, जिसकी जो बोरी वाली खाद है तो ये वही है, उसी से ही बनाई गई है। लिक्विड जी। वो 1350 रुपए की बोरी होती है और ये 600 रुपए की बोतल है, तो कीमत लगभग उससे आधी से भी कम है। हाँ, तो वो एक बोरी के बराबर काम करेगी। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं एक बोतल प्रयोग करिए, आधी बोरी कम कर दीजिए। इसी प्रकार से यूरिया है, वो भी हम कहते हैं आधा कर दीजिए। जो यूरिया की कीमत है बोतल की वो 225 रुपए है। ये क्या चीज है? ये जो है ये नैनो यूरिया है। ये नैनो यूरिया है।
इसका प्रयोग भी वैसे जी जी जैसा जी है। जी। इसका उपयोग खड़ी फसल में हम लोग इस छिड़काव में करते हैं। जी जी इसको बीज में उपचारित नहीं करना है। जी लेकिन जो डीएपी है इससे हम बीज उपचारित करते हैं। और जैसे अभी धान की हम लोग खेती करने जा रहे हैं, तो धान की जब पौध तैयार हो जाती है, तो जब हम रोपाई के लिए पौध उखाड़ने जाते हैं, उखाड़ करके और इसके घोल से हम उपचार करते हैं। जी उसके लिए हम जो 1 लीटर पानी में फिर यही होता है कि 5 ml इसका जी डीएपी का मिला करके घोल बनाते हैं। तो मान लीजिए हमें अगर 100 लीटर पानी लग रहा है, तो हम 1 बोतल उस पानी में घोल दें और पौधे की जड़ को उसमें डुबो करके 20 से 30 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद रोपाई करें और जो डीएपी अपने धान में हम डाल रहे हैं, तो उसको मात्रा को आधा कर दें। अच्छा, ये क्या चीज है? ये भी ये यूरिया ही है। अच्छा, ये भी ये नैनो यूरिया प्लस जी है ये। जी। इसमें 16% 16% इसमें नाइट्रोजन है। अच्छा इससे पहले जो हमारी यूरिया आ रही थी वो 4% की थी। इसमें देखने में आया कि उसका जो प्रभाव था वो उतना अच्छा हमें नहीं मिल रहा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर शोध किया और ये पाया कि क्यों ना इसके प्रतिशत को हम बढ़ाएं। तो जहां तक संभव हो सका है इसके प्रतिशत को बढ़ा करके 4 से 16% किया गया है। और इसके जो हमने अभी परीक्षण किए हैं पिछले धान में और गेहूं में, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और अब उम्मीद है कि अब किसानों को अब शिकायत नहीं रहेगी इससे। किसान भाइयों को ये बेस्ट है। जी जी जी। इसका उपयोग जो हाँ करना चाहिए। और इनके उपयोग के लिए हम लोग गांव स्तर पे भी किसान सभाएं करते हैं, उसमें लोगों को समझाते हैं। जो बिक्री केंद्र सहकारी समितियां हैं, एक चीज ये है कि इसका उपयोग करना बहुत किसानों को नहीं पता है, तो उसे उपयोग के लिए बताइए कि कैसे उपयोग कर सकते हैं इसका। देखिए, इसका उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसके जो ढक्कन हैं ये 25-25 मिलीलीटर के हैं। अच्छा, चाहे वो डीएपी हो या यूरिया हो। तो नापने के लिए हमको ज्यादा विचार नहीं करना है। एक ढक्कन मतलब 25 मिलीलीटर। जब स्प्रे करना है हमको, तो हमारी जितने भी अन्न वाली फसलें हैं, चाहे वो मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान, उसमें जो मात्रा लगती है वो एक जो स्प्रे पंप 15 से 16 लीटर का हम लोग बैटरी वाला नेपसेक यूज करते हैं, उसमें 2.5 ढक्कन डालना है। ऐसे ही ये जो है इसको भी 2.5 ढक्कन डालना है। लेकिन जो दलहन वाली फसलें हैं उसमें जो यूरिया की मात्रा है वो 2.5 ढक्कन की जगह हम 1.25 ढक्कन कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो कम होती है। डीएपी की मात्रा उतनी रखते हैं। और इसको जो स्प्रे करने का समय है, जड़ में हमने उपचार कर लिया, बीज में कर लिया, बोनी कर दी। बीज का जब उपचार करते हैं तो बीज का उपचार करते समय भी हमको ध्यान रखना है कि उपचार करने के बाद बीज को 15 से 20 मिनट बल्कि आधे घंटे तक छाया में सुखाना है। जब सूख जाए उसके बाद उसकी बोनी करनी है। खड़ी फसल में छिड़काव करते समय जो हमारी फसल है वो ऐसी होनी चाहिए कि लगभग 50 से 60% उसने खेत को जो मिट्टी है उसको ढक लिया हो, यानी कि उसमें पत्तों की संख्या पर्याप्त हो। ऐसा ना हो कि जो हम घोल डाल रहे हैं वो घोल हमारा जमीन पर जाए। तो वो जो स्थिति होती है हमारी सबसे बढ़िया होती है। तो पहला जो छिड़काव है वो बीज की बुआई के लगभग 35 दिन और धान की रोपाई के लगभग 25 दिन। छिड़काव कैसे करें? जैसे मान लीजिए घोल बना लेते हैं, तो क्या उसके लिए कोई मशीन या कोई क्या तरीका है उसका? सामान्यतया तो जो हमारे किसान भाई अभी तक प्रयोग करते हैं वो नैपसेक स्प्रेयर होता है, जो पीठ पे लाद के बैटरी वाला चलते हैं। उसके लिए हमने समिति स्तर से अपने बिक्री केंद्रों के माध्यम से एक योजना लाए थे कि यदि आप 2 पेटी, जो हमारे 24 बोतल की एक पेटी होती है, 2 पेटी आप क्रय करते हैं किसी भी केंद्र से, तो आपको जो बैटरी स्प्रेयर है वो 600 रुपए मात्र में हम उपलब्ध कराएंगे, जिसकी कीमत लगभग 3000 रुपए बाजार में रहती है। वो सब्सिडी देने का तात्पर्य यह है कि किसान के पास एक सुविधा हो जाए कि अब वो स्प्रे कर सकता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा है, जैसे अरहर है या बाजरा है, जिसमें हम लोग स्प्रे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी फसलों के लिए जो उपाय है कि अब हम लोग जिले में अपने ड्रोन भी ले आए हैं। और पिछले साल नमूना के तौर पे हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने सभी ग्राम पंचायतों में ड्रोन से स्प्रे कराया था, ताकि किसान भाई इसको जाने। जो ड्रोन से होगा स्प्रे, तो उसकी कुछ शुल्क है या फ्री है वो? ये गत वर्ष तो निःशुल्क था। इस साल से इसकी जो धनराशि तय की गई है वो सामान्यतः 300 रुपए प्रति एकड़ रहेगी, जो
मटेरियल स्प्रे कराना है, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या कोई रसायन है, उसकी कीमत अलग रहेगी। 300 रुपए जो है सुविधा शुल्क होगा, जो कि ड्रोन संचालक को दिया जाएगा। इसके लिए 3 ड्रोन हमारे जिले में इफको द्वारा दिए जा चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और अभी खरीफ के सीजन में ये ड्रोन जो है स्प्रे के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। पूरे पूरे जिले में 3 है या ब्लॉक में है, ब्लॉक स्तर पे है, क्या है? अभी तो ये जिले में ही 3 हैं, और शासन स्तर से भी जो 6 ड्रोन की परमिशन जो है वो आई है, जो महिला स्वयं सहायता समूह होंगे उनके लिए आई है, तो उनमें भी जो चयन होगा, चयन के बाद 6 वो भी हो जाएंगे, तो लगभग 9 ड्रोन हो जाएंगे। और उम्मीद है 1 ड्रोन अभी हम लोग इस वर्ष में भी और बढ़ाएंगे, क्योंकि यानी कुल 10 हो जाएंगे जनपद में। 10 हो जाएंगे। असल में ड्रोन में जो स्प्रे का समय लगता है बहुत कम लगता है। 1 एकड़ स्प्रे करने में 4 से 5 मिनट कुल लगते हैं जी। तो ऐसे में 1 ड्रोन अगर गांव में चल रहा है तो शाम तक कम से कम 20 से 25 एकड़ वो बड़े आराम से स्प्रे कर सकता है। एक गांव लगभग 1 दिन में पूरा हो सकता है। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग ड्रोन से ही स्प्रे कराएंगे। जिनके पास बहुत बड़ा रकबा है या जिनकी फसलें बहुत ऊंची हैं या कोई समस्या ऐसी है कि पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो वहां ड्रोन होना है। लेकिन इसमें स्प्रे में एक सावधानी भी बरतनी पड़ती है जी। जो ये है कि अगर जैसे इस समय बारिश का समय चल रहा है तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बारिश होने जा रही है अगले 7 से 8 घंटे में भी, तो हम इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि स्प्रे होने की स्थिति में अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो प्रभाव है वो रसायन का हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये बोरी वाली खाद में भी ऐसा होता है कि जैसे बारिश के पहले ना छिड़काव करें, या उसमें कर सकते हैं? बोरी वाली खाद में वो समस्या फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। उसमें यह है कि वो घुल के नीचे चली जाएगी, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत पौधे को मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो है वो नहीं मिलेगा। कम से कम 8 घंटे की जो है बारिश वो नहीं होनी चाहिए। फिर जो स्प्रे है वो सुबह के समय जब ओस होती तब नहीं करने चाहिए, क्योंकि ओस के साथ फिर बह के निकल जाएगा। और जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो, धूप बहुत तेज हो, उस समय नहीं करना चाहिए। तो शाम का जो समय है शाम का या सुबह का? शाम का या सुबह का? हाँ, गर्मियों में तो सुबह भी अच्छा है, और जाड़े में सुबह में ओस खेत में बहुत होती है तो वो समय अच्छा नहीं है। ओस उतरने के बाद स्प्रे करना चाहिए। ठीक। ये जो नैनो फर्टिलाइजर्स है, लिक्विड खाद, तो इसको किसानों को देने के लिए स्वेच्छा से किसान ले सकते हैं या कोई बाध्य किया जाएगा? क्योंकि पिछली बार कई जगहों से शिकायतें आई थी कि बोरी वाली खाद के साथ में जबरदस्ती इसको पकड़ाए दे रहे हैं, है ना? तो ऐसा क्या है, बाध्यता रहेगी या जो है स्वेच्छा से दिया जाएगा? दरअसल इसमें बाध्यता नहीं है जी। इसमें यह है कि हम किसान को जो भी कोई रसायन अपना उपलब्ध कराते हैं, कृषि आदान, वो हम किसान को समझा करके दें जी। लेकिन ये प्रकाश में आया कि जो हमारे विक्रेता हैं वो भीड़ के दबाव में या कुछ, उन्होंने समझाना तो एक तरफ रख दिया, बट समझाया नहीं। हाँ, ये जरूर कह दिया कि ये बोतल लेके जाओ। उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा है। उसका नुकसान ये हुआ है, कई किसानों का आरोप था कि ये अगर कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं लेंगे तो हम आपको बोरी वाली खाद नहीं देंगे, तो मजबूरी में उनको लेना पड़ा। हाँ, ये कुछ शिकायतें हमारे संज्ञान में भी आई थी, और मैंने खुद ऐसे बहुत सारे किसानों से बातचीत की है, उनको फोन पे समझाया है, उसके बाद उन लोग को लाभ भी मिले हैं। और ये जो बाध्यता वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भी। बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक किसान इसको अपने कुछ एरिया में 1 बीघा 2 बीघा में प्रयोग कम से कम करे, ताकि वो इस बात से अनभिज्ञ ना रहे और सिर्फ शिकायत करता रहे कि ये बेकार है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का परीक्षण खुद नहीं कर लेंगे तब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हमने देश भर में परीक्षण कराए हैं, विश्वविद्यालयों में, कृषि फार्मों में, किसानों के क्षेत्रों पर। अपने जनपद में भी हमने कई किसानों के यहाँ कराए हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। लेकिन किसान के अंदर एक डर है, और डर स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी परिवार के भरण पोषण खेती से होना है, उसको एक डर लगता है कि मेरी पैदावार गिर गई, बर्बाद हो गया तो पूरा साल चला होगा। तो इसके लिए हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि किसान हमसे पूछे, हमारे जो केंद्र हैं जहां से खाद लेते हैं, समितियां हैं, वहां से पूछे, और सही जानकारी के साथ सही से यदि प्रयोग करता है तो उसकी लागत कम होने के साथ साथ जो उत्पादन है वो 100% बढ़ता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो इसलिए किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा किसान आगे बढ़ के सामने आए और इसका उपयोग करें तो उनको अपने आप लाभ समझ में आ जाएगा। जो जिले के प्रोग्रेसिव किसान हैं
वो लोग प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन कुछ किसानों के मन में भय है और ऐसा लगता है कि जैसे एक कल्पित भय है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी सरकार भी नहीं अपने किसानों में बीच में लाने देगी और सरकार उसको सपोर्ट करेगी जिससे किसानों को कोई नुकसान हो। इसके लिए जागरूकता करने के लिए, किसानों को समझाने के लिए आपके पास में क्या कोई प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम के तहत आप उसको समझा सकें? क्या कोई तरीका कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे सहकारी समिति के सचिव हैं, जो इसके विक्रेता हैं, सबसे पहले तो हम लोग उनका ही प्रशिक्षण करते हैं और गत 2 वर्ष हमने ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी की, हमने जिला स्तरीय गोष्ठी की, उसमें हमने जो हमारे विक्रेता हैं उनको प्रशिक्षण दिया किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। उसके बाद उन गोष्ठियों में भी हमने हमारे जो सम्मानित किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको हमने बुलाया था, उनको हमने समझाया कि इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। उसमें हमारे प्रधान लोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि प्रधान एक गांव का मुखिया है। अगर वो इस चीज से परिचित हो जाता है तो उसके जो फॉलोवर्स हैं गांव में, जो लोग बात मानते हैं, वो आसानी से उस बात को हमारी बात को समझेंगे। अभी भी हम जो भी हमारी जो जिला स्तर की गोष्ठी होती हैं उसमें हम उपस्थित जो किसान होते हैं उनको समझाते हैं। गांव में प्रदर्शन हम लगवा रहे हैं किसानों के यहाँ पे, और उस प्रदर्शन के माध्यम से भी हम किसानों को समझाते हैं। प्रदर्शनी इसको हम क्षेत्र प्रदर्शन बोलते हैं। अच्छा। कि किसान के खेत में, किसान के ही खेत के 2 हिस्से करके, एक में हम कहते हैं किसान अपने हिसाब से उपयोग करे जो भी वो करता आ रहा है, दूसरे हिस्से में हम ये कहते हैं कि आप इसमें 50% अब यूरिया डीएपी कम कर दीजिए और हमारे ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसका उपयोग कीजिए, और अपने वाले जो उसका खुद का भी है उसमें भी हम जिंक, सल्फर इत्यादि का भी प्रयोग कराते हैं, ताकि वो वर्तमान वर्ष तो देखे ही देखे कि कितना अंतर उत्पादन में मिला है, साथ ही यह भी देखे कि जो पिछले साल तक वो खेती करता आ रहा था उसके मुकाबले उसकी वाली पद्धति में भी कुछ चीजें बदल जाने से कितना अंतर तो आ जाता है। इसमें बीज का भी महत्व रहेगा कि बीज कोई सा भी रहेगा चल जाएगा? देखिए, बीज तो हमेशा हम कहते हैं कि उत्तम होना चाहिए, क्योंकि बीज जितना अच्छा होगा। पिछले कुछ वर्षों में शिकायतें आई थी कि जो बीज की कंपनी जिन्होंने दिया था तो वो बीज उगा ही नहीं, बाद में फिर सब लीपापोती हो गई उसमें। देखिए, बीज चूंकि मेरे पास तो उपलब्ध ज्यादा नहीं होता, हम लोग कुछ मात्रा में गेहूं का बीज उपलब्ध करा पाते हैं अपने आईएफडीसी के माध्यम से, और उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि बीज में क्या है कि क्षेत्रीयता भी मायने रखती है कि जो बीज मध्य प्रदेश में जम रहा होगा, अगर मैं कहूँ इंदौर के साइड में, तो जरूरी नहीं है कि उसका जमाव चित्रकूट में भी होगा। मिट्टी का अंतर आ जाता है, जो तापमान है, जो मिट्टी में नमी है, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन प्रमाणिक बीज, अच्छी नामी कंपनियों के जो बीज हैं, उसका यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन अवश्य रूप से ही बढ़ेगा। और ये जो हमारे सुदूर क्षेत्र हैं, जैसे गोंडा, मड़ियन, लखनपुर, मैं उन क्षेत्रों में भी देखा है, वहां पे भी जो किसान लोग उपयोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमको नैनो उपयोग करने से लाभ मिल रहा है। बूढ़ा से मरवार, यहाँ के कई किसान हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, हमीद खान जैसे लोग हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं और उपयोग से बहुत खुश हैं। अभी इस मौसम में भी मैंने राजापुर क्षेत्र के कुछ किसानों के यहाँ जो मूंग की खेती कर रहे थे उसमें इसका उपयोग करवाया है और परिणाम अच्छे हैं। अच्छा जी। बहुत सारे किसानों को ये जानकारी नहीं है कि खाद की बोरी के साथ में उनका बीमा भी हो जाता है, या इसमें भी जो है नैनो में भी आप लोगों का बीमा का है, जो है क्या है, कितना मिलता है, कितने बोरी में मिलता है, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए कि बीमा क्या है। देखिए, ऐसा है कि इफ्को ने जो खाद तो खाद बीमा साथ योजना आरंभ की थी, और उसके अंतर्गत हम लोग वर्तमान में एक बोरी की खरीद पर 10,000 रुपए प्रति बोरी की दर से बीमा देते हैं, और यह अधिकतम 20 बोरी तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष एक व्यक्ति के लिए है। वो चाहे बोरी खरीदता है या वो हमारी नैनो यूरिया की बोतल या नैनो डीएपी की बोतल खरीदता है। एक बोतल एक बोरी, एक बोतल एक बोरी, चाहे डीएपी हो या यूरिया हो, 20 बोतल मतलब 20 बोरी, तो वो 2 लाख रुपए का बीमित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति जब खाद खरीदने जाए तो विक्रेता से कह करके अपनी रसीद जरूर बनवाए। पॉस में अंगूठा लग रहा है तो वहां अंगूठा लगाए और रसीद अपनी संभाल के रखे।
क्योंकि जो रसीद है वही बीमा की पॉलिसी है और ये इसको 1 साल तक अपने पास संभाल के रखे। किसान भाई इस चीज को जरूर ध्यान दें, जब भी हमको खाद लेने जाना है तो वहां जहां से भी लें तो वहां पर उनसे रसीद की जरूर मांग करें। जी, जी। और पॉस मशीन जो होती है उसमें अंगूठा जरूर लगाएं। उसकी रसीद भी लें, अच्छा, उसकी भी रसीद लें, अंगूठे की भी रसीद जी लें। जी जी। अच्छा, सामान्यतः सर ये है कि जैसे किसान के नाम जमीन है, हाँ बेटा खाद लेने चला आया, हाँ। तो बेटा बीमित होगा या किसान बीमित होगा? ऐसी स्थिति में जो क्रेता है, जी, जिसने अंगूठा लगाया, जो खरीदने आया है, तो उसे जमीन से मतलब जी नहीं जी है। जी, वही बीमित है। जी, तो इसमें हो सकता है बदल बदल के जाएं, कभी पिता चले गए, कभी बेटा हाँ, चले गए, हाँ। तो वो बीमित हो जाएंगे। और परिवार के सारे लोग बीमित अगर होना चाहते हैं तो अलग अलग खाद खरीद लें, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जमीन उसके नाम पे है अथवा जी जी नहीं है। और इसमें यह भी है कि जो बीमा है वो 1 महीने बाद चालू हो रहा है। अच्छा, आज खरीदा आपने खाद, हाँ। तो आज बीमा चालू नहीं है, 1 महीने बाद होगा, अगले 1 साल रहेगा। और अगर 2 सीजन में, हर सीजन में 1 बार तो खाद खरीदते ही कम से कम, जी जी। तो आप साल दर साल अगर खाद खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए का बीमा आपका सदैव बना रहेगा एक व्यक्ति का, बिना किसी भी प्रीमियम के भुगतान के। इसका प्रीमियम जो है इफको स्वयं, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस को भुगतान करती है, तो कोई इसमें कुछ नहीं लगता। अगर किसान है लेके जा रहा है, जी। रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो उसका बीमित रहेगा वो व्यक्ति की नहीं रहेगा उसमें? अगर उसने पिछले सीजन में भी खाद ली है जी, तो वो बीमित उस समय भी है जब वो खाद खरीद रहा है। जी, तो ये ओवरलैप करता है एक दूसरे को। अच्छा, यदि वो प्रथम बार क्रय कर रहा है हाँ। तो उस समय वो बीमित नहीं है, वो 1 महीने बाद ही बीमित 1 महीने बाद। जी। अच्छा, जैसे क्या क्या इसमें बीमा में क्या क्या ऐड है, कैसे मृत्यु ऐड है, मतलब आकस्मिक जैसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या सर्पदंश का है, तो इसमें क्या क्या बीमित है? इसमें जो है सामान्य मृत्यु, जी, जैसे हार्ट अटैक से हो जाना या नॉर्मल एक उम्र के साथ में मृत्यु हो जाना, बुखार से हो जाना, ये इसके अंदर कवर में नहीं आता है। सर जैसे किसान काम करता है खेत में, तो किसान काम करते समय बुखार आ जाना या दिक्कतें आ जानी, तो उससे दिक्कत हुई तब भी नहीं बीमित रहेगा उसमें? नहीं, उससे भी नहीं है। हाँ, यदि उसको सांप ने काट लिया या किसी कृषि यंत्र में की चपेट में आ गया, जी जी, तो उस स्थिति में वो बीमित है। पानी में डूब गया, कि पानी लगा रहे हैं, कुएं में गिर गए, दुर्घटना हो गई, तो उस स्थिति में तो बीमा। अच्छा, जैसे किसान रात में पानी लगाता है, ठंड के समय में जबरदस्त ठंड पड़ रही होती है और किसान खेत में काम करता है, उस समय ठंड लग गई, उससे मृत्यु हो गई, तो वो बीमित है या नहीं है? वो दुर्घटना की स्थिति में तो खैर नहीं आता जी, क्योंकि इसमें जो जब क्लेम हम लोग लेते हैं तो क्लेम में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR वो दोनों लगती है। तो पोस्टमार्टम में स्पष्ट लिखा होता है कि मृत्यु का कारण क्या है, दुर्घटना है अथवा नहीं है। FIR में भी लिखा जाता है कि दुर्घटना है या सामान्य है। तो इसके लिए हम उसको आधार बनाते हैं और उसमें ही चूंकि वो दुर्घटना नहीं माना जाता है, तो क्योंकि कार्डियक अरेस्ट ठंड लगने से भी हो सकता है, जी जी, तो उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया। जबकि ये किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यही है, ठंड लगने से ही अधिकतर मौतें होती हैं। किसान भाई रात में किसान खेत में पानी लगाता है और उसी ठंड के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको शामिल करने का है विचार या नहीं आगे का? ये जो मेरी अभी तक की समझ है कि ये शामिल नहीं है। जी, और हाँ, कार्डियक अरेस्ट अगर ठंड के कारण होता है जी, जी, कि पानी लगाते समय है, तो उस समय शायद ये होना चाहिए, जी, जो मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है। लेकिन बीमा कंपनी है, उनके जो नियम कायदे हैं वो उसको दुर्घटना में नहीं लेती हैं। तो उसके लिए जो हम लोग देखते हैं, शायद जिला स्तर पे कुछ बीमा योजनाएं रहती हैं जो कलेक्टर के माध्यम से चलती हैं, उसमें कुछ आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन इसमें अभी जो पॉलिसी है इसमें वो कवर में नहीं है। दुर्घटना जैसे दुर्घटना है, एक्सीडेंटल है, तो ये ऐड है, वो ऐड है सब जी। चाहे उसमें किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उसमें 50% अपंगता है। मान लीजिए एक हाथ किसी का कट गया, तो 50% अपंगता पे उसको 50% राशि मिलेगी।
और यदि दोनों हाथ भी कट गए हाँ। तो भी पूरी मिलेगी, भले ही व्यक्ति जीवित हो। अच्छा अच्छा। मान लीजिए किसी के दोनों हाथ कट जाते हाँ, हैं तो अपंगता में। पूर्ण अपंग हो गया, हाँ। तो उसकी जो धनराशि है वो मृत्यु के बराबर ही रहेगी। पूर्ण अपंगता पर या 50% अपंगता पर? 50% अपंगता पर 50% राशि मिलेगी जी। और पूर्ण अपंगता पे 100% मिलेगी। ये भी एक इसमें सुविधा दी गई है। आकाशीय बिजली गिरना दुर्घटना है तो उसमें जो धनराशि है वो पूरी मिलती है। बिजली से अगर जी, 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 हाँ। कोई होता है, हाँ, चाहे करंट से हो या वो आकाशीय बिजली से हो, वो दुर्घटना ही है, क्योंकि वो दैवीय आपदा मान के हम उसको दुर्घटना कहें, या बाढ़ आ गई तो बाढ़ भी है, वो भी दुर्घटना है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरी बीमा राशि किसान की होती है। बस इसमें ये होना चाहिए कि जिस समय क्लेम करते हैं उस समय अपना एक नॉमिनी जो नामित है उसका निर्धारण कर लें। कई बार क्या होता है कि परिवारों में विवाद होता है और नामिती ना होने के कारण समस्याएं आती हैं। तो जिस समय ये क्लेम आता है उस समय अपना एक शपथ पत्र जिसमें जो व्यक्ति भी नामित हो उसके नाम से बने कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र वो लग के आता है। उसके बाद हमारे स्तर से ही उसका यहाँ से प्रोसेस होकर के चला जाता है। हम व्यक्ति का खाता लेते हैं, जो रसीद है उसके वो लेते हैं, एफआईआर की कॉपी लगती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है और हमारे स्तर से चला जाता है। उसके बाद सीधे आरटीजीएस के माध्यम से जो बीमित व्यक्ति था उसके या जो नामित है उसके खाते में, अगर ज्वाइंट खाता है तो आ जाएगा, नहीं तो जो नामित है उसके खाते में वो धनराशि आ जाती है। सर जब रसीद कटाएगा, खाद खरीदा, उस समय तो बीमा की कोई चर्चा नहीं होती है। ये बीमा की चर्चा मृत्यु के बाद होती है। जी। तो मृत्यु के बाद उसके वारिस प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसमें कई वारिस होते हैं। पत्नी हो गई या बच्चे हैं तो 2-3 होते हैं। तो ऐसे में कैसे निर्धारण करते हैं कि किसको देना चाहिए? इसमें सबसे बेहतर तो वैसे ये है, ये हमारे जो इफको के स्वयं के किसान सेवा केंद्र हैं वहां पर तो जब रसीद कटती है तो रसीद में नामित का नाम लिखा जाता है। अच्छा। पहले ही व्यक्ति जब जीवित है तभी नामित लिख दिया जाता है। और ये होना भी चाहिए कि जहां जो समितियां हैं हमारी सहकारी समितियां, वहां भी नामित का नाम लिखा होता है। तो जब किसान कोई भी खाद लेने जाए तो अपने नामित का नाम अवश्य लिखवा ले, ताकि ये बाद में इस प्रकार के विवाद की स्थिति आए ही नहीं। सबसे अच्छा होगा। और बीज की जो दुकानें हैं उनको खोलने की क्या प्रक्रिया है? इफको की तरफ से क्या दिया जाता है? कैसे योग्यता उनकी आप मापते हैं? क्या योग्यता रहती है उनकी? उसके बारे में थोड़ा सा जो बेरोजगार भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए थोड़ा बताइए। देखिए, जो उर्वरक या खाद का या जो कृषि रसायन है उसका लाइसेंस लेने के लिए योग्यता उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की हुई है। उसके लिए आवश्यक है कि जो भी याचक है जिसको अपने लाइसेंस चाहिए वो कम से कम कृषि स्नातक या रसायन विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। और इफको की ओर से जो वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग जो हमारी सब्सिडाइज उर्वरक हैं यूरिया, डीएपी, एनपीके, उसके लाइसेंस के लिए अधिकार पत्र निर्गत नहीं कर रहे हैं। जो भी कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है वो सबसे पहले हमसे एक अधिकार पत्र की मांग करता है कि मुझे किसी अमुक जगह पर अधिकार पत्र चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ, जहां पर ये काम करना चाह रहा है वहां पर ये व्यवसाय के लिए उपयुक्त जगह है अथवा नहीं है। इसका आवेदन ऑनलाइन रहता है या आपके पास में मिल के विभाग में कर सकता है? देखिए, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है, बल्कि ऑनलाइन आवेदन के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। अच्छा। और जनपद में मेरे पास कई लोगों के फोन आए हैं जिन्होंने बताया है कि उनको कुछ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुछ लिंक आई हैं जिनके माध्यम से कहा गया है कि इतने पैसे जमा करिए तो आपको ये। तो क्या कोई ऐसा लिंक है आपके पास में, दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ अभी है? मेरे पास तत्काल में ही एक महाराजगंज से मेरे मित्र ने भेजा है जो ये है। ये पूरी तरह से फर्जी है। अच्छा। इससे इफको का कोई लेना देना नहीं है।
जबकि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा जी पूरा जी बना जी हुआ जी, है। इसमें ये नोएडा का एड्रेस देते हैं जी और इसके खिलाफ हमने प्रचार भी किया है कि ये गलत है, लेकिन ये सतत चल रहा है और ये भोले भाले जो हमारे बेरोजगार है उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस प्रकार के किसी जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पे सक्षम अधिकारी हैं जी और ये चित्रकूट ही नहीं वरन हर जिले में जो भी हमारे क्षेत्र अधिकारी या क्षेत्र प्रबंधक हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी प्रकार का जो अधिकार पत्र है निर्गत करेंगे। कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, कोई भी इसमें बेवकूफ न बने। तो जिसके पास ये योग्यता हो और वो इफको नैनो उर्वरक या हमारे जल विलेय उर्वरक या गैर सब्सिडी युक्त जो भी उर्वरक है उनका व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और हमको लगता है कि हाँ वो व्यवसाय कर सकते हैं तो हम उनको अधिकार पत्र देंगे। और अभी इफको ने इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं रखी है, जी बशर्ते हम ये चाहेंगे कि उनके अंदर एक जोश हो काम करने का किसानों के लिए, तो हम उनको आगे प्रोत्साहित करेंगे। जी और इसके अलावा बाकी उनके पास अपनी पूंजी होनी चाहिए क्योंकि बिना पूंजी के ये व्यवसाय संभव नहीं है और हम लोग किसी प्रकार की जो उधार वाली जो नीति है उस पर चलते नहीं है। तो जो भी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है अपनी पूंजी लगाए और हम उसका स्वागत करेंगे।